व्यूअर्स, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक। कक्षा 9वीं विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक करने वाले हैं। तो विज्ञान विषय में हम एक एक नंबर के सारे प्रश्न पहले ही कर चुके हैं। आज हम दो दो नंबर के प्रश्न शुरू करेंगे और ये जो प्रश्न बैंक है यही आपकी प्री एग्जाम है। प्रश्न बैंक को हल करके ही आपको स्कूल में जमा करवाना है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और बाकी सभी विषय की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अध्याय 1 के दो नंबर के प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, ठोस की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों में रिक्त स्थान भी होते हैं, इसलिए ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। तो ठोस में जो है पदार्थ के कण बहुत पास पास में होते हैं, जबकि द्रव में पदार्थ के कण थोड़ी दूर होते हैं, इसलिए उनमें विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। तो उत्तर है, ठोस की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों में रिक्त स्थान भी होते हैं, इसलिए ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। तो किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की ही वह मात्रा होती है जिसमें इकाई मात्रा द्वारा जब उसकी अवस्था परिवर्तन होगी, मतलब जब वह द्रव से ठोस में परिवर्तित होगा या ठोस से गैस में परिवर्तित, किसी भी तरह की अवस्था में परिवर्तन जब उसमें होगा तो उस समय जो ऊष्मा अवशोषित होगी या जो मुक्त होगी उसे उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी ठोस को, और वह भी कितना, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उसकी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पे जो गलनांक है, गलनांक वह ताप होता है जिस पर कि कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है, वही उसका गलनांक कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो इसका उत्तर है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब जब ऊर्ध्वपातन होता है इसका मतलब यह है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस से द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव में परिवर्तित नहीं हो रहा ठोस, और सीधे किस में बदल जाएगा, वो गैस में, और यही प्रक्रिया उसकी ऊर्ध्वपातन है। तो यही लिखा है यहाँ पे, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका उदाहरण है कपूर या अमोनियम क्लोराइड, जो कि द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, ठोस होता है और ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। इसके बाद इसी पाठ का अगला प्रश्न है, निक्षेपण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो इसके पहले हमने ऊर्ध्वपातन देखा था। ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यह ऊर्ध्वपातन का विपरीत है, इसमें गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। तो गैस से ठोस बनना निक्षेपण है और ठोस से गैस बनना ऊर्ध्वपातन है। तो दोनों प्रक्रिया विपरीत है, आप दोनों को ही साथ में याद कर सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। और यहाँ हमसे पूछा था क्यों, तो इसका उत्तर है, जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर 1 एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर ही होता है, एक एटमॉस्फेयर को हम 1 एटीएम, 1 एटीएम ऐसे भी लिख सकते हैं,
हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जब वायुमंडलीय ताप का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसके बाद अध्याय 2 के 2 नंबर वाले प्रश्न हम सारे देख लेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है आसवन विधि क्या है। तो इसका उत्तर है आसवन किसी मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की विधि है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। तो किसी मिश्रण में अलग अलग प्रकार के अवयव होने की स्थिति में यदि उनको हमें अलग करना है, पृथक करना है, तो उसको करने की विधि आसवन विधि। और ऐसे तत्व उसमें होने चाहिए, ऐसे अवयव होने चाहिए जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। तो क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई अवयव या कोई तत्व उबलने लग जाता है, तो उसका क्वथनांक होता है। तो जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। तो इसका उत्तर है क्रोमेटोग्राफी विधि किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की एक तकनीक है। तो क्रोमा का मतलब होता है रंग, और अधिकतर ये रंग को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। रंग वाले तत्वों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन के मतलब केल्विन है 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण। तो प्रभाजी आसवन विधि जो है 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। बाद अगला प्रश्न है क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो हमें इसके अनुप्रयोग लिखना, मतलब जो इसके मुख्य प्रयोग है वह लिखना है। तो इसका उत्तर है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग समुद्री जल द्वारा जो नमक प्राप्त होता है उसको शुद्ध करने में होता है। तो दूसरा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। तो ये 2 मुख्य अनुप्रयोग है क्रिस्टलीकरण विधि के। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। धातु और अधातु में हमें यहाँ 2 अंतर लिखने हैं। तो इसके अंतर होंगे, तो पहला है धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं जो होती है ताप और विद्युत की सुचालक होती है। और अधातु में आ जाएगा अधातुएं ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है। दूसरा है धातुएं आघातवर्ध्य होती है और अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती है। तो ये 2 मुख्य अंतर हमने लिख दिए, हमें 2 ही पूछा थे। इसके बाद अगला प्रश्न है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 गुण लिखिए। तो इसका उत्तर है हमें 2 गुण लिखने हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो पहला गुण है भौतिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। और दूसरा है भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन के 2 गुण हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है। और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है। और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों, भौतिक मतलब जो उस सामने से दिखाई दे रहे हमें, जैसे उसके रंग है, उसकी गंध कैसी है आदि में परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में, उसके संगठन में परिवर्तन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7वां है उपधातु क्या होती है। एक उपधातु का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है। उदाहरण है बोरान, सिलिकॉन आदि। तो ये उपधातु है क्योंकि धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है तत्व यौगिक में क्या अंतर है।
तत्व व यौगिक में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है तत्व और यौगिक। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और यौगिक में हम लिखेंगे यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना है। तो तत्व और यौगिक में जो हमने पहला अंतर लिखा है, इसमें यह इसकी परिभाषा या फिर ऐसा प्रश्न है कि तत्व क्या है या तत्व किसे कहते हैं, तो अब भी हम यही आंसर लिखेंगे और यौगिक में भी हम यही आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो अंतर है, तत्वों को सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। और दूसरा इसमें यौगिक में है यौगिक को इसके घटक तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 है, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए। तो मिश्रण और यौगिक में हम 2 अंतर यहाँ बताएंगे। तो पहला है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक में यौगिक का संगठन स्थायी होता है। दूसरा अंतर है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और यौगिक में यौगिक उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को नहीं दर्शाता है। तो 2 मुख्य अंतर हमने यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद इसी पाठ का अगला प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है 2 या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। इसका उदाहरण इस्पात एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं और इसका उदाहरण है इस्पात। इसके बाद अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 उदाहरण लिखे। तो हमें 2 उदाहरण लिखने हैं, भौतिक परिवर्तन के और रासायनिक परिवर्तन के। तो पहला है भौतिक परिवर्तन में, पहला उदाहरण है पानी का बर्फ बनना और दूसरा है शक्कर का पानी में घुलना। और रासायनिक परिवर्तन में 2 उदाहरण है, पहला है लोहे पर जंग लगना और दूसरा दूध से दही बनना। तो ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न थे। इसके बाद के प्रश्न अगले वीडियो में किए जाएंगे। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों को देखने के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।